स्वागत है। आज हम मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के कुछ शुरुआती हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये किताब थोड़ी अलग है, मतलब सीधी बात करती है, थोड़ी तीखी भी है शायद, और जो आम सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं उनसे तो काफ़ी अलग है। हमारे पास जो सामग्री है उसमें पहले 3 चैप्टर्स के मेन आइडियाज़ हैं और कुछ कहानियाँ भी हैं। तो हमारा मिशन आज ये है कि इन आइडियाज़ के पीछे की जो सोच है उसको समझें, देखें कि ये कैसे काम करते हैं और क्या ये सच में हमारे देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। तो चलिए इन दिलचस्प विचारों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत होती है पहले चैप्टर से, डोंट ट्राई। इसमें चार्ल्स बुकोस्की का जिक्र है, एक लेखक जो अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा शराब, जुए और रिजेक्शन में गुजारता है। और हैरानी की बात यह है कि जब उन्हें कामयाबी मिली उसके बाद भी उनकी कब्र पर लिखा है डोंट ट्राई। ये थोड़ा अजीब नहीं लिखता? हाँ, लगता है। और मेरे ख्याल से यही इस विचार की खूबसूरती है। बुकोव्स्की की जो सफलता थी वो इसलिए नहीं आई कि उसने कोई जबरदस्ती कोशिश की, बल्कि इसलिए कि वो खुद को वैसे ही स्वीकार कर चुका था जैसा वो था, अपनी सारी कमियों के साथ। अच्छा, कामयाबी ने उसे बदला नहीं। और ये उस आम सलाह को चैलेंज करता है कि हमें हमेशा और बेहतर बनने के लिए जोर लगाते रहना चाहिए। मैनसन का कहना है कि कभी-कभी सबसे सही काम होता है कोशिश ना करना, खासकर तब जब हम शायद गलत चीजों के पीछे भाग रहे हों। हाँ, ये बात तो है। और इसी चैप्टर में वो फीडबैक लूप फ्रॉम हेल की बात भी करते हैं। मतलब वो बुरा महसूस करने का जो एक चक्कर है। हाँ। जैसे कोई अपनी चिंता को लेकर और ज्यादा चिंता करे या अपने गुस्से पर और गुस्सा हो जाए। हाँ, बिल्कुल, एक दुष्चक्र जैसा। हाँ, तो किताब कहती है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता है नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें बस मान लेना। हाँ, ये मुझे एलन वॉर्ड्स की बात याद दिलाता है कि नकारात्मक अनुभव को स्वीकारना अपने आप में एक सकारात्मक अनुभव है। बिल्कुल सही। और यही पे परवाह ना करने का असली मतलब भी साफ होता है। ये कोई उदासीनता या मतलब बेफिक्री नहीं है। ये मुश्किल हालात में भी अपने जो मूल्य हैं उन पर टिके रहना है, भले ही वो दूसरों को पसंद आए या ना आए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज की परवाह ही ना हो, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? ये चुनना है कि किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं। जैसे लेखक ने अपनी माँ के साथ हुई धोखाधड़ी वाला किस्सा सुनाया। हाँ। उसे उस धोखेबाज आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर माँ की मदद करना उसके लिए जरूरी था, उसकी परवाह थी उसे। तो ये चुनने की कला है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। और ये चुनना कि किस चीज की परवाह करनी है, ये हमें सीधे अगले पॉइंट पर ले आता है, खुशी। दूसरा चैप्टर है हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, और ये बुद्ध की कहानी से शुरू होता है। एक राजकुमार जिसे दुनिया के दुखों से बचाने के लिए महल में रखा गया था। हाँ। पर जब उसने हकीकत देखी तो सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या खुशी सच में एक प्रॉब्लम है? देखिए, इस कहानी का निचोड़ यही है कि दुख और दर्द ये जीवन का हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा। आप राजकुमार हो या कोई आम इंसान, इससे फर्क नहीं पड़ता। खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस हमेशा वहीं टिके रहें। असल में दर्द और समस्याएं हमें आगे बढ़ने, हमें बदलने के लिए उकसाते हैं। मैनसन के हिसाब से खुशी समस्याओं को हल करने से मिलती है, उनसे भागने से नहीं। अच्छा। हमारी जो भावनाएं हैं वो सिग्नल्स की तरह हैं। नेगेटिव भावनाएं बताती हैं कि कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करना है, और पॉजिटिव भावनाएं वो सही दिशा में किए गए काम का इनाम है। तो मतलब असली सवाल ये नहीं कि हम क्या पाना चाहते हैं, नहीं, बल्कि ये कि हम उस चीज को पाने के लिए किस तरह का दर्द या संघर्ष झेलने को तैयार है ना? बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना मेहनत के फल चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं लगता। हाँ, मुमकिन नहीं है। और ये इस बात पे जोर देता है कि दर्द चुनना एक एक्टिव प्रोसेस है, कोई पैसिव स्वीकृति नहीं। जो संघर्ष हम खुद चुनते हैं वो हमें ताकत देता है, जबकि वो दर्द जो हम पर थोपा जाता है या जिससे हम बचते रहते हैं वो ज्यादा तकलीफ देता है। समझ गई। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर, यू आर नॉट स्पेशल। इसमें जिमी नाम के एक आदमी की कहानी है। वो हमेशा बड़े बड़े आइडियाज की बातें करता था, खुद को बहुत खास समझता था, पर असल में उसने कुछ खास किया नहीं। हाँ। ये आजकल की जो सोच है ना कि हर कोई स्पेशल है, उस पर सीधी चोट है। बिल्कुल। मैनसन इसी आम धारणा पर चैलेंज करते हैं कि हर कोई असाधारण है, स्पेशल है। उनका तर्क है कि ये सोच एक तरह के झूठे आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है। झूठा आत्मसम्मान कैसे? क्योंकि असली आत्मसम्मान अपनी बस खूबियां गिनाना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को, अपने नेगेटिव पहलुओं को ईमानदारी से देखना और उन्हें स्वीकार करना है।
असफलता और औसत होना, ये असल में विकास के लिए जरूरी है। जरूरी? हाँ, जब हम बिना किसी असली चुनौती के खुद को ही असाधारण मान लेते हैं तो हम मुश्किलों का सामना करने और उनसे कुछ सीखने का मौका गंवा देते हैं। लेकिन ये मानना कि हम स्पेशल नहीं हैं, क्या यह हमें थोड़ा डिमोटिवेट नहीं करेगा? शायद शुरू में ऐसा लगे, पर किताब का तर्क है कि ये असल में ज्यादा आजादी देता है। आजादी किस तरह की? असफल होने की आजादी, गलतियां करने की, औसत दर्जे का होने की। जब हम पर यह दबाव नहीं होता कि हमें खास बनना है, तभी हम उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं, ना कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। तो इन शुरुआती चैप्टर से हमने देखा कि मार्क मैनसन का परवाह न करना असल में उदासीनता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को समझदारी से चुनना है। खुशी समस्याओं से भागने में नहीं, उन्हें हल करने में है। सही। और शायद खुद को असाधारण समझने की दौड़ से निकलकर अपनी हकीकत को स्वीकारना ज्यादा सुकून दे सकता है। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाती हैं। क्या? अगर जीवन में दर्द और संघर्ष अनिवार्य है, तो क्या हम सचेत रूप से चुन रहे हैं कि किन संघर्षों को अपनाना है, या हम बस हालात पर रिएक्ट कर रहे हैं? हमारे चुने हुए संघर्ष हमारी कहानी को किस तरह से बना रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। ये जो स्रोत है, ये हमें सफलता, खुशी, यहाँ तक कि दुख के बारे में भी थोड़ा अलग सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये दिखाता है कि जिससे हम शायद नेगेटिव मानते हैं, उसमें भी कुछ सीखने को मिल सकता है। देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। हाँ, तो स्रोत का एक पॉइंट बड़ा दिलचस्प है कि भाई सिर्फ सपने देखने से या पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। उसके लिए तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये भी कि हमारी जो पर्सनल परेशानियां हैं वो अक्सर उतनी पर्सनल होती नहीं है। सही बात है। हाँ, और ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं, ये चाहे सीधे प्रॉब्लम सॉल्व न करे, पर वो जो अकेलापन वाला फील है ना, उसे जरूर कम कर देता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है जिस पर यह स्रोत काफी जोर देता है कि हर किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी नहीं है। ये जो लगातार खास बनने का प्रेशर है, शायद यही हमें कम खुश और कम इफेक्टिव बना रहा है। मतलब साधारण होना ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन आजकल तो हर तरफ यही सुनाई देता है, खास बनो, असाधारण बनो। तो ये स्रोत इस सोशल प्रेशर के बारे में क्या कहता है? क्या ये आइडिया आज फिट बैठता है? देखो, स्रोत का तर्क यही है कि ये प्रेशर ही असल में प्रॉब्लम है। ये हमें अपनी असलियत से जैसे दूर ले जाता है। महानता या कह लो संतुष्टि, वो अक्सर तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ भाई, हम अभी परफेक्ट नहीं है, हम में कमियां हैं। जैसा स्रोत कहता है, कई लोग महान इसलिए बने क्योंकि उन्हें गहराई से पता था कि वो साधारण है और उन्हें खुद पर काम करने की जरूरत है। ये मानना ही सुधार का पहला स्टेप है। ये तो मतलब जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है। यानी अपनी कमियों को मानना कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह से ताकत हो सकती है। बिल्कुल। और इसी तरह यहाँ दुख के महत्व पर भी जोर दिया गया है। स्रोत कहता है कि दुख जो है वो जिंदगी की सच्चाई है। उससे बचने की जो हम लगातार कोशिश करते हैं ना, वो अक्सर हमें और ज्यादा मानसिक तकलीफ देती है। तो सीखने की कुंजी दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है, उसके साथ जीना सीखना है। हाँ, और इसी बात से जुड़ा वो लेफ्टिनेंट ओनोडा का किस्सा है, वो तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। 30 साल तक एक ऐसे युद्ध के लिए लड़ते रहना जो पता नहीं कब का खत्म हो चुका था, सिर्फ इसलिए कि ऑर्डर था, सरेंडर नहीं करना है। स्रोत इससे क्या सबक सिखाता है? क्या ये मतलब गलत वैल्यूज या आइडियाज के पीछे अंधा होकर चलने का उदाहरण है? हाँ, ये एक तरह से एक्सट्रीम उदाहरण है कि कैसे हम बाहरी आदेशों या गलत धारणाओं से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं। ओनोडा बाहरी दुनिया की सच्चाई से एकदम कट गए थे। और स्रोत कहता है कि इसी तरह हम अंदरूनी तौर पर भी खुद को समझने में स्ट्रगल करते हैं। खुद को समझना कोई सीधी आसान राह नहीं है, बल्कि ये प्यास छीलने जैसा है। परत दर परत हटती है और हाँ, कभी कभी आंसू भी आते हैं। पहले अपनी भावनाओं को पहचानना, फिर उनके पीछे के कारण समझना। विलियम जेम्स की कहानी भी काफी प्रेरणा देती है। कई साल वो निराशा में रहे, कुछ कर नहीं पाए, और फिर अचानक उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और बस इसी एक फैसले ने उन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर बना दिया। ये बदलाव आया कैसे? क्या सिर्फ सोच लेना काफी था? स्रोत के हिसाब से जेम्स का फैसला सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने तय किया कि 1 साल तक वो ये मानकर जिएंगे कि उनके पास विल पावर है और वो अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। और इसी सोच ने, इसी माइंडसेट ने उन्हें उस इनएक्टिविटी से बाहर निकालकर एक्शन लेने पर मजबूर किया।
ये दिखाता है कि जिम्मेदारी स्वीकार करना हमें उस हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग से बाहर निकाल सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किलें तो जिंदगी में आएंगी ही, हम चाहें या ना चाहें। लेकिन जब हम खुद कोई मुश्किल चुनौती चुनते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना हो या किसी डर का सामना करना हो, तो उसे पार करने में एक अलग किस्म का संतोष मिलता है, एक कंट्रोल महसूस होता है। बिल्कुल, जब चुनाव हमारा अपना होता है तो वो संघर्ष भी हमें मीनिंगफुल लगता है। स्रोत का इशारा यही है कि अपनी लड़ाई खुद चुनो, क्योंकि जिंदगी तो वैसे भी चुनौतियां लाएगी ही। और फिर बात आती उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे स्रोत में ओसीडी का जिक्र है। हाँ, स्रोत बताता है कि कुछ हालात, जैसे कोई पुरानी चिंता हो या ओसीडी के कुछ रूप जिनका शायद कोई पक्का इलाज न हो, उन्हें मैनेज करने के लिए अपना नजरिया बदलना पड़ता है। जैसे ये मान लेना कि भाई कीटाणु तो हमेशा आसपास रहेंगे या मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। ऐसे विचारों से लगातार लड़ने के बजाय स्रोत कहता है कि उन्हें आने जाने दो। अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में हैं और आपके लिए मायने रखती हैं। लड़ाई कम करने से ताकत बचती है एक तरह से। और इसी से जुड़ी है ये बात कि हमें ये भी मानना होगा कि हम हमेशा सही नहीं होते। ये मानना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हमारी अपनी यादें ही हमें धोखा दे सकती हैं। जैसे वो मेरेडिथ मोरेन वाला केस था, फॉल्स मेमोरी का, जो काफी चौंकाने वाला था। उन्हें बचपन के दुर्व्यवहार की पूरी तरह से गढ़ी हुई यादें थीं। बिल्कुल, हमारी यादें बदल सकती हैं, हमारे विश्वास गलत हो सकते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि निश्चितता मतलब सर्टेनिटी अक्सर एक वहम होती है। यहाँ तक कि विज्ञान भी कभी आखिरी सच का दावा नहीं करता, वो हमेशा नए सबूतों के लिए खुला रहता है। गलत होना सीखने और आगे बढ़ने की प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। इसे पर्सनल फेलियर की तरह देखने के बजाय इसे ग्रोथ के मौके की तरह देखना चाहिए। और वो पहली बार के अनुभव वाली बात भी सोचने लायक है। स्रोत कहता है कि पहली नजर में कोई एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा, ये तय करना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि जो आज हमें बहुत बुरा लग रहा है, हो सकता है आगे चलकर वही अनुभव हमारी जिंदगी का सबसे पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट साबित हो। हमारी जो फौरी भावनाएं होती हैं वो पूरी कहानी नहीं बताती। इसलिए अपनी फीलिंग्स पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय उन्हें बस जानकारी का एक हिस्सा मानना बेहतर है। शायद ये कि असली ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन बाहरी सफलता या हमेशा खुश रहने की कोशिश में नहीं है, बल्कि जिंदगी की हकीकत को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में, जिसमें दुख, अनिश्चितता और हमारी अपनी कमियां शामिल हैं, उसे स्वीकार करने में। और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने संघर्ष खुद चुनना और ये विनम्रता रखना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हम गलत हो सकते हैं। शायद यही आगे बढ़ने और सीखते रहने का रास्ता दिखाते हैं। मुद्दा यह है कि कैसे कम चीजों की परवाह करना असल में जिंदगी को बेहतर बना सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पहली बार में थोड़ा उल्टा लगता है। जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि हर चीज को लेकर मतलब पक्का यकीन होना, सर्टेनिटी, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या हो अगर यही सोच हमें परेशान करे? हाँ, मान लीजिए ऑफिस में वो प्रमोशन किसी और को मिल गया जिसके हकदार हम खुद को मान रहे थे। तो यहां हमारा वो पक्का यकीन ही दुख की वजह बन गया, क्योंकि हम गलत साबित हुए। बिल्कुल, वो यकीन हमें बांध सकता है एक तरह से। और इसी तरह देखिए नाकामी, फेलियर, जिसे हम अक्सर डरते हैं, बचते फिरते हैं। हाँ, डरते तो हैं। वो असल में आगे बढ़ने का एक कह सकते हैं जरूरी हिस्सा है। लेखक खुद अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे शुरुआती झटकों ने, जैसे नौकरी या घर खोना, उसने उन्हें दुनिया को ज्यादा गहराई से समझने का मौका दिया। अच्छा, जब आप बिल्कुल नीचे होते हैं तो शायद खोने का डर वो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है, खोने को कुछ बचता नहीं ज्यादा। सोचिए पिकासो, उनको अपनी कला में माहिर होने में कितने दशक लगे। हाँ, काफी समय लगा। या छोटे बच्चे, वो गिर गिर कर ही तो चलना सीखते हैं। वो ये थोड़ी सोचते हैं कि मैं फेल हो गया। सही बात है, वो बस कोशिश करते रहते हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि डर अक्सर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। जब हम असफलता को सीखने का एक हिस्सा मान लेते हैं तो हम ज्यादा आजाद महसूस करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तो मतलब डर को स्वीकार करना जरूरी है। और इसी से जुड़ी एक और बात लेखक कहते हैं, प्रेरणा का इंतजार मत करो, कुछ करो। हाँ, वो डू समथिंग प्रिंसिपल। हाँ, वही, मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे, पर होता उल्टा है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि एक छोटा सा कदम उठाने से ही, वो एक्शन लेने से ही प्रेरणा मिलती है और फिर और एक्शन लेने का मन करता है। अच्छा, तो एक्शन से ही मोमेंटम बनता है। हाँ बिल्कुल। और ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है।
जैसे ना कहना। ना कहना? ये कैसे? देखिए, अगर आप हर चीज को हाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, है ना? यस। जब आप गैर जरूरी चीजों को, ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहते हैं, तभी आप उन चीजों को चुन पाते हैं जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर हो या कोई और लक्ष्य। ये ना कहने वाली बात सुनने में तो सही लगती है, पर असल जिंदगी में क्या ये हमेशा आसान होता है? मतलब किसी को बुरा ना लगे, खासकर हमारे यहाँ। मुश्किल तो होता है, हाँ, लेकिन जरूरी भी है। किताब में रोमियो और जूलियट का जिक्र आता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कैसे उनका प्यार शायद अपनी मुश्किलों से भागने का एक तरीका ज्यादा था, एक तरह का एस्केपिज्म। अच्छा, मतलब सच्चा कमिटमेंट नहीं था। कह सकते हैं कि सच्चा कमिटमेंट या एक मजबूत रिश्ता वो नहीं होता जो मुश्किलों से भागने का बहाना दे, बल्कि वो है जहां लोग साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना करते हैं। इसीलिए रिश्तों में ईमानदारी इतनी जरूरी है। सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए झूठी बातें करना वो रिश्ते को खोखला कर देता है। हाँ, वो तो है। कभी कभी सच्ची प्रतिक्रिया देना, चाहे वो थोड़ी कड़वी ही क्यों ना लगे, वो ज्यादा मायने रखती है। बहसें हो सकती हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, पर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सही बात है। ये तो ये रिश्तों की बात। हाँ। किताब एक और गहरे मुद्दे पे बात करती है। हाँ, मौत। मोर्टैलिटी। हाँ। लेखक अपने दोस्त जोश की कहानी बताते हैं, जिसकी अचानक मौत हो गई थी, और इस घटना ने उन्हें सालों तक परेशान रखा। ये बहुत असर डालता है। फिर एक रात उन्हें सपने में मानो दोस्त ने उनसे कहा, तुम मेरी मौत पर क्यों अटके हो, जबकि तुम खुद हर दिन थोड़ा थोड़ा जी नहीं रहे हो। ये सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि मौत वो तो जिंदगी की सच्चाई है, और इसके डर से जीना नहीं छोड़ा जा सकता। दोस्त की मौत ने उन्हें जिंदगी को और गंभीरता से लेने पर मजबूर किया। बिल्कुल, मौत की सच्चाई को मानना शायद यही जिंदगी को ज्यादा कीमती बनाता है। अगर सब कुछ हमेशा के लिए होता तो शायद किसी चीज की उतनी कद्र न होती। हाँ, शायद। ये हमें हर पल को बेहतर ढंग से जीने के लिए उकसाता है। वो एक कॉन्सेप्ट है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट। हाँ, सुना है। कि कैसे एक बहुत छोटा सा काम भी आगे चलकर बड़ा असर डाल सकता है। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव भी, वो भी मायने रखते हैं। तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि हम दुनिया पर कैसा असर छोड़ना चाहते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि हम बहुत कामयाब या अमीर बने, पर अपने अंदर की अच्छाई और क्षमता पर विश्वास करना, वो हमें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है, अपनी एक पहचान बनाने की राह दिखाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़, सार क्या निकलता है? शायद यही कि हमारी जिंदगी और ऊर्जा दोनों सीमित हैं। बिल्कुल सीमित है। तो हम हर चीज की परवाह नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। सही बात। सतही चीजों के पीछे भागने, जैसे हर वक्त पॉजिटिव दिखना या बस पैसा कमाना या दूसरों से वैलिडेशन लेना, इसके बजाय हमें अपने मूल्यों पर, अपनी वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। दिक्कतें, दर्द, नाकामी, यहाँ तक कि मौत, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं, और इन्हीं से जूझकर हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और शायद जिंदगी का असली मतलब ढूंढते हैं। जब हम उन चीजों की फिक्र छोड़ देते हैं जो हमारे बस में नहीं हैं, और अपना ध्यान उन पर लगाते हैं जो सच में जरूरी हैं, तो शायद हम ज्यादा सुकून और ईमानदारी से जी पाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है इस किताब की। आखिर में एक सवाल शायद सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बताइए। ये जानते हुए कि हम सब एक दिन चले जाएंगे, ये सच है, तो सबसे अहम सवाल ये बन जाता है, हम जाने से पहले जीना कैसे चुनते हैं? हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहेंगे?